अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फयाज सर्स एकेडमी ऑफ एसएसटी। और तो आज हम पॉलिटिकल साइंस 10th क्लास के पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो फेडरलिज्म है। तो फेडरलिज्म क्या है, इससे पहले कि हम फेडरलिज्म पे आ जाएं, पिछले फर्स्ट चैप्टर में पावर शेयरिंग के चैप्टर में हमने दो मुल्कों की एग्जांपल्स पढ़ी, एक बेल्जियम के मुतालिक, एक श्रीलंका के मुतालिक। बेल्जियम में भी डाइवर्सिटी थी, श्रीलंका में भी डाइवर्सिटी थी। इस डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने के लिए जो हमने मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स बेल्जियम में देखी, खुसूसन 1993 की, 1993 में जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट बेल्जियम में हुई, वो यही थी कि पावर शेयरिंग, हाउ पावर कैन बी शेयर्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंट्रल एंड द इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, यानी स्टेट और सेंटर के बीच में जो पावर शेयरिंग है वो कैसे की जाए, उसके लिए 1993 में एक अमेंडमेंट की गई, ताकि जो बाज़ाब्ता आइन में लिखा जाएगा कि सेंटर के क्या पावर्स होंगे और स्टेट के क्या पावर्स होंगे। हालांकि हमने देखा कि श्रीलंका में भी जो तामिल्स थे वो भी इसी फेडरेशन को की डिमांड करते थे, लेकिन अभी तक जो श्रीलंका है वो कंप्लीटली वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट है और वहां पे अभी फेडरेशन का मसला नहीं हुआ, फेडरेशन नहीं आई है। अगर आप देखेंगे जो बेल्जियम में, तो बेल्जियम में उससे पहले भी स्टेट्स थी, लेकिन स्टेट्स हमेशा सेंटर के रहमो करम पे थी। सेंटर जब चाहे कोई भी पावर छीन सकता है, जब चाहे कोई भी पावर दे सकता है। तो लेकिन अब फेडरेशन में क्या है कि वहां पर हर एक चीज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होती है और कॉन्स्टिट्यूशन को कोई यूनिलैटरली चेंज नहीं कर सकता है। तो फेडरेशन असल में क्या है, जो हमने पावर शेयरिंग पढ़ी, पावर शेयरिंग में हमने बहुत सारी अकसाम पढ़े, पावर शेयरिंग बिटवीन different levels of the government, power sharing between different social groups, different political parties, different pressure groups, different organs of the state। तो ये पावर शेयरिंग का वो किस्म है जिसमें हम कहते हैं पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक, तो अब फेडरेशन क्या है? फेडरलिज्म इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज बीइंग शेयर्ड, पावर इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। फेडरलिज्म वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, वो गवर्नमेंट हुकूमत चलाने का एक तरीकाकार होता है जिसमें हम हुकूमत में पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सेंटर और स्टेट के बीच में। तो इसके फीचर्स जो है, जो फेडरलिज्म के जो फीचर्स है वो उनमें से सबसे पहला ये है कि इसका मतलब यह है कि जब आप पावर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, इसका मतलब यह है कि वहां पर एक से ज्यादा टायर्स एंड लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। ठीक, तो पहला फीचर इसका यह है दैट फेडरलिज्म इज हैविंग मोर देन वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, टू लेवल्स और मोर देन टू। ठीक, दूसरी बात, इसमें डिफरेंट टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट जो होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होता है, तो इसके अलग अलग ज्यूरिसडिक्शंस होते हैं, यानी अपने अपने हद इख्तियार में उनको काम करना पड़ता है और उनके हद इख्तियार जो है वो बाज़ाब्ता मुतयन होते हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में। यही थर्ड फीचर है। कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज, कॉन्स्टिट्यूशन बाज़ाब्ता तफसील से बताती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ज्यूरिसडिक्शन हद इख्तियार क्या है, स्टेट गवर्नमेंट का हद इख्तियार क्या है, स्टेट गवर्नमेंट कहां पे कानून बना सकता है, किन चीजों पे कानून बना सकता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट किन चीजों पे कानून बना सकता है। इसका चौथा है, अच्छा, अब जो फेडरलिज्म बाज़ाब्ता आइन में दाखिल हुआ है, तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों में से कोई भी यूनिलैटरली इस फीचर को चेंज नहीं कर सकता है। फेडरेशन को न सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिलैटरली का मतलब है कि अकेले, अगर उनको एक फंडामेंटल इनके जो प्रोविजंस, जो बुनियादी इसके प्रोविजंस होते हैं, अगर उनको चेंज करना है तो बोथ सेंटर एंड स्टेट मस्ट बी इन्वॉल्वड। तो यूनिलैटरली कोई इसमें ये चेंज नहीं कर सकता है। इसका फिफ्थ फीचर क्या है, वहां पे एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी का काम क्या होता है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी एक्ट्स एज अ वॉचडॉग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट is responsible for the interpretation of the provisions of the constitution, that specifies the jurisdiction of the different tiers of the government। गवर्नमेंट के मुख्तलिफ जो टायर्स है उनके जो पावर्स है उनको स्पेसिफाई करती है ये जुडिशरी इंडिपेंडेंट एम्पायर के तौर पर एक्ट करती है। वो एक वॉच डॉग के तौर पर एक्ट करती है कि सेंटर ने कहीं पे फेडरलिज्म को ब्रीच मत किया, स्टेट ने कहीं पे फेडरलिज्म के खिलाफ मत किया। तो
वहां पर अच्छा, अगर कभी कभी सेंटर और स्टेट के दरमियान कोई कानून उसके माना में, उसके इंटरप्रिटेशन में कोई इख्तलाफ होगा, तो वहां पर फाइनल अथॉरिटी जुडिशरी होती है, वही इंटरप्रेट करती है, वही इसका माने बताती है कि इस फीचर का क्या माने हैं और इसको कैसे आप प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें और ये होता है। अच्छा, सिक्स्थ फीचर इसका क्या होता है, अब चूंकि सेंटर स्टेट है, सेंटर है, स्टेट है, या बाकी टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट है, जैसे हमने इंडिया में देखा थर्ड टायर, मतलब लोकल गवर्नमेंट्स, हर एक टायर की अपनी अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन वो जिम्मेदारी तभी पूरी कर सकते हैं जब उनके पास सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू होंगे। तो सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू स्पेसिफाई करती है जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन बाकायदा तौर स्टेट की जो सोर्सेज ऑफ इनकम है, सेंटर के जो सोर्सेज ऑफ इनकम है, लोकल गवर्नमेंट्स के जो सोर्स ऑफ इनकम है, वो स्पेसिफाई करती है बाकायदा तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन। और सेवंथ क्या है, क्योंकि फेडरलिज्म क्यों आता है, जैसे हमने बेल्जियम में देखा, क्योंकि वहां पर डाइवर्सिटी थी, तो वो डाइवर्सिटी अगर हम उसको एड्रेस नहीं करते, अकोमोडेट नहीं करते, तो यूनिटी को खतरा था। तो इसका मतलब यह है कि फेडरेशन के दो मकासद होते हैं, एक ये टू एंश्योर यूनिटी, यकजहती, इंटीग्रेशन को, कौमी इंटीग्रेशन को, नेशनल इंटीग्रेशन को एंश्योर करना, और दूसरा इसका फीचर ये होता है कि वो एंश्योर करना, वो यूनिटी तब एंश्योर होती है जब आप डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करते हैं, डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करते हैं, डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करते हैं। ठीक, तो इसका मतलब है कि फेडरेशन जब मुख्तलिफ स्टेट्स को पावर देती है, तो इसका मतलब है कि उनको अब कोई मसला नहीं रहता है कि वो इस मुल्क के साथ रहें। तो यूनिटी एंड एक्सेप्टिंग एंड अकोमोडेटिंग डाइवर्सिटी, ये दोनों मसले होते हैं, ये दोनों मकासद होते हैं, टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं फेडरेशन के। ठीक, अब देखिए, अब चूंकि फेडरेशन मुख्तलिफ ममालिक में है, लेकिन हर मुल्क में फेडरेशन एक जैसी नहीं है। कहीं पे सेंटर के पास, स्टेट्स के पास ज्यादा पावर्स है, कहीं पे स्टेट्स के पास कम पावर्स है। तो ये वेरी होता है, क्योंकि फेडरेशन दो तरीके, वो किस पे डिपेंड करता है कि अब किस किस किस्म की फेडरेशन वहां पे होगी, स्टेट्स को कितने पावर्स होंगे, क्या सारे स्टेट्स को इक्वल पावर्स होंगे या स्टेट्स को अलग अलग पावर्स होंगे, यानी सम स्टेट्स, कुछ स्टेट्स के पास ज्यादा पावर्स होंगे, कुछ स्टेट्स के पास कम पावर्स होंगे। ये दो चीजों, ये इस चीज पे मुनहसिर है कि वो फेडरेशन वजूद में कैसे आए। तो वजूद में आने के लिए फेडरेशन के दो अकसाम हैं। एक है जिसको हम कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन का मतलब यह है कि जब बहुत सारी स्टेट्स यकजा होती है, वो कहते हैं कि हम एक यूनियन बनाएंगे, हम एक सेंटर बनाएंगे, बाकी स्टेट्स के पास अपने अपने पावर्स रहेंगे, तो उसको कहते हैं हम कमिंग टुगेदर फेडरेशन। यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यहां पर हर एक स्टेट के इक्वल पावर्स होते हैं। जितने भी स्टेट्स हैं, मतलब अमेरिका में हम देखते हैं 50 स्टेट्स के बराबर इक्वल पावर्स है, वहां पर कोई भी इसमें कोई इनइक्वालिटी नहीं है। अब देखिए, क्योंकि ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन है। दूसरा किस्म इसमें यह है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का मतलब यह है कि जब एक ही मुल्क ये चाहेगा तो अकोमोडेट द डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने के लिए वो अपने कुछ पावर्स डेलीगेट करेगा स्टेट्स को। when a country decides to distribute power between the center and the state, ताकि वो एक ही यूनियन थी, तो उसको हम कहते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक, अब देखिए, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत बड़ा मुल्क है, तो इसमें काफी ज्यादा डाइवर्सिटी है। तो इंडिया जो है वो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। ठीक, यहां पर क्या फर्क होता है कि यहां पर हर एक स्टेट को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता है, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स नहीं होता है, इक्वल पावरफुल सारे स्टेट्स नहीं होते हैं, कुछ स्टेट्स को ज्यादा पावर्स होते हैं, कुछ स्टेट्स को कम, वो हम आगे देखेंगे। ठीक, अब व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल। अब हिंदुस्तान को किस फीचर की कौन से फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिससे हमें पता चलता है कि ये फेडरेशन है। अब देखिए, हमने देखा कि बेल्जियम ने कैसी अपनी डाइवर्सिटी को अकोमोडेट किया बाय डेलीगेटिंग, बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। किस तरीके से यही डाइवर्सिटी प्रॉब्लम बन गई श्रीलंका में। तो इसी तरीके से जब इंडिया वजूद में आया तो हिंदुस्तान में उस वक्त दो चीजें हुई थी, एक तो आजादी मिली थी, एक पार्टीशन, बड़ी पार्टीशन हुआ था, खून से लथपथ पार्टीशन हुआ था। तो नतीजा ये निकला कि इंडिया के जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो है, जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी में अपना योगदान और अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, उनको पता था कि वी हैव टू रेस्पेक्ट दिस डाइवर्सिटी।
ठीक, तो इन्होंने अब क्या किया कि पहली चीज जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन फीचर्स यहां पे पढ़े, ये अगर आप देखेंगे ना तकरीबन ये सभी फीचर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। अच्छा, अब देखिए हिंदुस्तान में पहली चीज यहां पे 3 टायर सिस्टम है। पहले 2 टायर सिस्टम था कॉन्स्टिट्यूशन में, बाद में 3rd टायर को इंक्लूड किया गया था। मतलब सेंटर है, फिर स्टेट्स है, और स्टेट्स में भी फिर लोकल गवर्नमेंट्स है जिसको हम म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत कहते हैं। ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा अब कॉन्स्टिट्यूशन में बाज़ाब्ता तौर पर वजाहत से ये चीजें लिखी गई है कि सेंटर के क्या कौन से पावर्स है, स्टेट के कौन से पावर्स है, और लोकल गवर्नमेंट्स के क्या पावर्स है। इसलिए हिंदुस्तान के आईन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 किस्म की लिस्ट। ठीक, पहला लिस्ट यूनियन लिस्ट। कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन लिस्ट है। यूनियन लिस्ट का मतलब यह है कि किन किन चीजों पे जो नेशनल इंटरेस्ट के मसले हैं, मिसाल के तौर करेंसी है, आपका डिफेंस है, आपका ये जो पोस्टल सर्विस है, या इसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं, करेंसी है, कम्युनिकेशन है, या डिफेंस है, या फॉरेन रिलेशंस है, ये कोई स्टेट अपने तौर पर नहीं कर सकता है, इसलिए ये यूनियन लिस्ट में है। इसका मतलब यह है कि इन चीजों पे सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है। इसके बाद है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट का मतलब यह है कि जो स्टेट्स को अलग अलग मसले हैं, एजुकेशन का मसला है, पावर डेवलपमेंट का, रूरल डेवलपमेंट का मसला है, या बाकी चीजें हैं, ये स्टेट लिस्ट में है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में वो प्रोविजंस दिए गए हैं कि स्टेट्स किन चीजों में अब कानून बना सकता है, कि कौन से हेड्स स्टेट लिस्ट में आते हैं। इसके बाद है कंकरेंट लिस्ट आता है। कंकरेंट लिस्ट में कॉमन इंटरेस्ट के चीज आते हैं जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन इन केस ऑफ ए डिस्प्यूट, अगर कहीं पे डिस्प्यूट हुआ सेंटर और स्टेट के दरमियान, वहां पर सेंटर का जो कानून है वो प्रिवेल करेगा। ठीक, अब इसके बाद है रेसिडुअरी पावर्स। रेसिडुअरी पावर्स में वो चीजें आती है कॉन्स्टिट्यूशन बनने के वक्त जो चैलेंजेस नहीं थे, मिसाल के तौर पर साइबर सिक्योरिटी का मसला या साइबर से रिलेटेड जो भी कवानीन है उस वक्त वो नहीं थे। इसलिए वो नए चैलेंजेस जो अब आने वाले वक्त में आएंगे, या जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद आए हैं, उनके मुतालिक कौन पावर बनाएगा, इसको हम कहते हैं रेसिडुअरी लिस्ट। रेसिडुअरी लिस्ट में वो चीजें आती हैं जो नए चैलेंजेस आएंगे, और नए चैलेंजेस में उस वक्त किस सेंटर का चलेगा या स्टेट का चलेगा, उस वक्त सेंटर डिसाइड करेगी। तो सेंटर के अंडर ये रेसिडुअरी पावर्स आते हैं। तो इस तरीके से सेकंड चैप्टर फेडरलिज्म, जो पॉलिटिकल साइंस 10th क्लास पॉलिटिकल साइंस का है, इसका पहला लेक्चर ये जो था, हमें पूरी उम्मीद है कि आपने इसको समझा होगा। अगर कहीं पे भी कोई भी क्वेरी होगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और इस फयाज सर्स एकेडमी ऑफ सोशल साइंस, इस चैनल को आप सपोर्ट करिए, प्रमोट कीजिए, अपने तरीके से इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसको लाइक कीजिए। तो कोई भी सवाल अगर होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम उसका जवाब देंगे। थैंक यू।